सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। कल एसएससी ने फाइनली एसएससी सीजीएल प्री 2025 का रिजल्ट जारी करा और साथ ही साथ में उस रिजल्ट में मेंस एग्जाम की डेट भी मेंशन करी और उसमें लिखा हुआ था कि जो मेंस का एग्जाम है वो 3rd वीक ऑफ जनवरी में होगा। अगर 3rd वीक ऑफ जनवरी हम देखते हैं तो वही लगभग 20 तारीख के करीब की बात बैठती है। 18 से 20 तारीख आप कह सकते हैं, 18, 20, 22, यानी कि लगभग अगर मैं आज के दिन यानी कि 19 दिसंबर के हिसाब से देखूं तो मैं कह सकता हूं लगभग 30 दिनों का समय आपके पास में है। इस मेंस की तैयारी में आपको जो कि कहीं ना कहीं एस करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा। समय बहुत कीमती होता है, एक एक दिन नहीं एक एक पल आपका कीमती होता है। तो सीधे मैं टॉपिक पर आ जाता हूं कि मैं आज क्या बात करने वाला हूं। इन 30 दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको करने की जरूरत है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको छोड़ने की जरूरत है। कई बार हम लोग ज्यादा करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक एक करके फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेंस की अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट आपके मन में आएगा कि क्या सर हमें इस टाइम पे, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप में से जिनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और आपका हो गया, तो आपके मन में आएगा कि क्या मैं सिलेबस करूं, क्या क्लासेस लूं, क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा यहाँ पे ओपिनियन हमेशा से यही है कि लास्ट के 30 दिन में आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। इस टाइम पे जो आपका मैक्सिमम टाइम है वो आपको डिवोट करना है रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे। दिस इज नॉट द टाइम फॉर क्लासेस। क्लासेस के लिए ये समय नहीं है। आपको खुद से कितना हो सकता है, यस क्लासेस आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस आप ले सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका वीक है तो आप उसकी 1 शॉट वीडियोज देख सकते हैं। हाँ, यहीं पे मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको मेरे से पर्टिकुलरली कुछ चाहिए कि सर आप ये वाली वीडियोस करा दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, मैं वो वीडियोस कराने के लिए तैयार हूं और हर चैप्टर की 1 शॉट वीडियोस भी मैं डालने को तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं आपको करा दूंगा। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वोकैब से लेके कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर या किसी और भी चीज़ में आपको लगता है कि ये वाली चीज़ आप करा दीजिए, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बाकी मैं इस टाइम पे रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज़्यादा क्लासेस में नहीं डूबना है। मैक्सिमम फोकस आपका मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और आप रिवीजन पे कीजिएगा, ठीक है। सो क्लासेस मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट नो, जितना हो सकता है ना के बराबर क्लासेस लें। एक आपके मन में आता है कि सर इस टाइम पे क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि जितने टॉपर्स रहे हैं, जितने सेलेक्टेड लोग रहे हैं, हर कोई रिकमेंड करता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, खास करके एडिटोरियल वाला पार्ट हमें पढ़ना चाहिए। बट जब हम खुद से न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो समटाइम्स हमारे मन में ऐसा फील आता है कि यार जो मैंने 2-2.5 घंटे का समय इस न्यूज़पेपर एडिटोरियल को दिया, अगर यही समय मैं किसी और सब्जेक्ट को या किसी और चीज़ को दिया होता तो शायद हो सकता है मैं ज़्यादा आउटपुट वहाँ से ले पाता। एग्जैक्टली अगर ऐसा फील आपको आता है तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, ऐसा सबको फील आता है। इस टाइम पे फिर आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो मैं कहूँगा अगर आप टाइम निकाल पाते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उससे आपकी जो रीडिंग है ना, रीडिंग हैबिट जो आपके अंदर बनती है वो बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ी कंडीशन डाल देता हूँ। कंडीशन ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कारण बता देता हूँ क्यों नहीं पढ़ना चाहिए अगर टाइम की थोड़ी सी भी कमी है। फिलहाल जितने भी एग्जाम्स 2025 में हुए उनमें सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे आर एआई जनरेटेड। अगर एआई जनरेटेड क्वेश्चंस है तो इस चीज़ की संभावना थोड़ी कम हो जाती है कि कोई जो पैसेज आपका आ रहा है वो सीधा एडिटोरियल से उठ के आ जाए। समटाइम्स हम इसी उम्मीद में एडिटोरियल्स पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है कि यार जिस दिन पेपर होगा तो कहीं ना कहीं संभावना है कि जो एडिटोरियल हमने पढ़ा है वही एडिटोरियल पूछ लिया जाए। ऐसी संभावना थोड़ी सी कम है। इस टाइम पे फिर रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, या तो आप सबके पास में एआई का एक्सेस है, आप एआई को कमांड देके कुछ पैसेजेस बनवा सकते हैं। मेरी साइड से मैं ये कर सकता हूं कि मैं कुछ पैसेजेस एग्जाम ओरिएंटेड क्रिएट करके आपको ई बुक के फॉर्म में दे सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं जो कि सीजीएल मेंस में आने की जिनकी संभावना है वैसे पैसेजेस, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूं। दैट आई कैन डू। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना, ठीक है। तो वो मैं कर सकता हूं। तो न्यूज़पेपर ना पढ़ के आप ये कर सकते हैं, अच्छा जिस तरीके के पैसेजेस आए आप उनको एनालाइज जरूर करें। यानी कि अगर आप कहीं से सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर्स अरेंज कर सकते हैं और अरेंज करके उनमें जिस तरीके के पैसेज आपके पूछे गए हैं उस टाइप के पैसेजेस आप पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसेजेस थे वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर थे। यानी कि कोई भी एक चीज़ ली, उस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया। लाइक उन्होंने बात करना शुरू किया ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, तो ऑनलाइन शॉपिंग के क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, उसको डिफाइन कर दिया। मान लीजिए बात करना शुरू किया
एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन में क्या क्या चलता है उस चीज को डिफाइन कर दिया। विजडम के बारे में बात कर रहे हैं तो विजडम को डिफाइन कर दिया कि विजडम क्या है, विजडम और एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि जेनेरिक जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स लिए गए थे जो सीजीएल वाले एग्जाम्स रहे हैं उनमें, और जेनेरिक टॉपिक्स को बेसिकली उन्होंने दे रखा था। अब लेकिन इसका जो एक दूसरी साइड है वो ये भी है, आपने अगर पाथ सीरीज मेरी देखी है तो आपने देखा भी होगा कि इन सारे पैसेजेस में कितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स वो क्यों ना यूज कर लें, इनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। यानी कि अगर हम सीजीएल का, सीपीओ का और सीएचएसएल का पेपर देखें प्री का, सीपीओ की आंसर की नहीं आई है दैट आई नो, उसके बावजूद भी जो बच्चों का फीडबैक रहा है, जिन बच्चों ने पाथ सीरीज देखी थी, तो उनका कहना है कि जो पाथ सीरीज में जिस तरीके से मैंने करना सिखाया था उस तरीके से सारे के सारे पैसेजेस हो रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। यानी कि पैसेज पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। अगर पाथ सीरीज में पैसेज की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, है ना। तो न्यूज़पेपर के लिए मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा, तो क्लासेस रिकमेंड नहीं करूंगा, न्यूज़पेपर। अच्छा, हालांकि बाई चांस किसी कारणवश अब की बार आपका सीजीएल नहीं हो पाया तो मैं क्लासेस आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई। इस बार अगर सीजीएल नहीं हो पाया है या आप इवन फ्रेशर भी हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई क्लासेस जरूर लेनी चाहिए। और यूट्यूब पे इधर उधर भटकने से बेहतर है कि एक पेड बैच उठाओ, बढ़िया से पूरे को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करो और अपनी तैयारी एक ही बार में कंप्लीट कर लो। और इसके लिए आप हमारा जो न्यूली लॉन्च्ड इंग्लिश स्पेशल वीओडी 3.0 बैच है, आप उसको एक बार चेकआउट करिएगा। उसमें इतने प्रॉपर ढंग से मैंने तैयारी करवा रखा है, साथ ही साथ में 2026 को मद्देनजर रखते हुए जो पूरा का पूरा वीओडी बैच है वो रिपीटर्स के लिए 121 दिन के टारगेट में बांट रखा है और फ्रेशर्स के लिए 151 दिन के टारगेट में बांट रखा है, जिससे कि जो भटकाव जीवन में आता है, कई बार हम पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं, वो भटकाव आपके जीवन में ना आए और उस टारगेट के हिसाब से चलते हुए आप इजीली अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या सर मॉक टेस्ट डेली लगाने चाहिए या ऑल्टरनेट डेज पे लगाने चाहिए या डेली 2-3 लगाने चाहिए। सबसे पहले मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि एक दिन में कई सारे मॉक टेस्ट लगाओ। इस टाइम पे आपको अपने आप को एग्जाम रेडी करना है, और एग्जाम रेडी करना है यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे कोशिश कीजिए आप मॉक लगाने की हैबिट डेवलप कर लीजिए। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में पेपर आपका होना है, कुछ बच्चों को आदत होती है कि नाइट में पढ़ते हैं लेकिन सुबह सुबह दिमाग नहीं चलता है, तो दिस इज द टाइम टू एक्टिवेट योर माइंड इन द मॉर्निंग पार्ट, है ना। जो मॉर्निंग सेशन है आपका, उस सेशन में आपको अपने माइंड को एक्टिवेट करना है, और इसके लिए आपको क्या है कि मॉक टेस्ट अभी से मॉर्निंग में लगाना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मॉक टेस्ट का टाइमिंग चेंज करने की वजह से स्कोर में डिप आया है, स्कोर कम हुआ है, तो इस चीज़ से डरना नहीं है, और इस वजह से ऐसा नहीं करना है कि यार मॉक में अच्छे नंबर आए इसलिए उसी टाइम पे देता हूं जो पहले दे रहा था, क्योंकि बेटा पेपर तो उसी टाइम पे होना है जो मॉर्निंग वाला टाइम है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट उसी टाइम पे लगाओ जिस टाइम पे एक्चुअल एग्जाम आपका होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग, ये आपकी मेंटल प्रिपरेशन का पार्ट है। दूसरी चीज, जिस तरीके से एसएससी ने हाल फिलहाल में एग्जाम्स लिए हैं, तो इस चीज के भी चांसेस रहते हैं कि आपके सेंटर पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस भी मिल सकती है आपको। कई बार जब हम डिस्टर्बेंस का सामना करते हैं तो फिर अचानक से हम एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या फिर एकदम से होपलेस हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि कुछ मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 4-5 मॉक टेस्ट आपको उस तरीके के माहौल में भी लगाने चाहिए जहां पे सर्टेन टाइप की डिस्टर्बेंस है, उसके बावजूद आपने मॉक टेस्ट लगाया, जिससे कि मेंटली आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो। तो ये मेंटल प्रिपरेशन का कुछ पार्ट होता है। मॉक टेस्ट डेली एक ही लगाएं, एक से ज्यादा ना लगाएं, और उसी टाइमिंग में लगाएं। जो मॉक टेस्ट आपने लगाया है उसका आपको एनालिसिस करना है। जनरली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए और एक एक चीज को देख के फिर आपको टारगेट सेट करना चाहिए अगले मॉक तक आप क्या कर सकते हो। बट अगर आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो फिर इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होना चाहिए। जो आपकी मिस्टेक्स हैं या जिन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, अनयूजुअली हाई टाइम जिसमें लग रहा है, उन क्वेश्चंस पे आपको विशेष फोकस करना चाहिए, और एनालिसिस का जो टाइम है उसको भी थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एनालिसिस थोड़ा कम करना है, बहुत कम नहीं करना है, करना जरूर है, लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं हुए एक तो उनका करना है, और जिनमें टाइम ज्यादा लगा उनका। जनरली फ्रेशर्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो क्वेश्चंस हो गए हैं और टाइम से हो गए उनको भी अच्छे से एनालाइज करो, वो आपको नहीं करना है। इसके अलावा इस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा कि जो पुराना मटेरियल है, लगभग चीजें वही पूछी जा रही हैं, उनको पूछने का थोड़ा सा नजरिया बदल दिया है, तरीका बदल दिया है। तो अगर प्रैक्टिस के लिए आप जो अभी के सीजीएल के पेपर्स हैं और सीएचएसएल के, अगर ये जुटा सकते हैं, वेल एंड गुड, आप इनको अच्छे से करके जाइए। अगर ये नहीं कर सकते हैं, मैंने खुद से एक दो ईबुक पे काम करवाया है। एट प्रेजेंट मैं आपको ईबुक नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई है,
लेकिन कुछ ई बुक्स मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो टेलीग्राम पे आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, जिससे कि आपको कोई भी जो जानकारी होगी वो टाइम से मिलती रहे। सारी ई बुक्स मेरी तरफ से जो आपके लिए होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और जो मैराथन आप चाहते हैं मेरे से वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर रिवीजन के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। मैं आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ भाई। रिवीजन के लिए देखो, मैंने 2 चीज़ें आपके लिए बनाई थी। अगर आप ग्रामर का रिवीजन करना चाहते हैं, फॉर्मूला बुक है, लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर आप कंप्लीट ग्रामर इससे रिवाइज कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सिमिलरली वोकैबुलरी के लिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, ये भी छोटी सी किताब है, रफली 4 घंटे का समय आपको लगेगा, 4-5 लग सकते हैं, और कंप्लीट वोकैब जो आपके पेपर में आने की संभावना है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये जो 2 पार्ट हैं ये दोनों ही आपके वहां पे मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, रिवीजन बुक भी और फॉर्मूला बुक भी। आप इनसे रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपने अपने कोई नोट्स मतलब प्रिपेयर करें, कोई शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं या कोई डिटेल्ड नोट्स आपके हो सकते हैं, मैं कहूँगा कि अगर नोट्स आपके पास हैं तो सबसे बेहतर जो उपाय है रिवीजन का वो नोट्स होता है। न्यू पैटर्न का क्या करें, आपके न्यू पैटर्न में हर एक चीज़ नहीं बदली है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले पैसेज के लिए आप पाथ सीरीज देख लेना, वॉइस नरेशन के लिए पाथ सीरीज देख लेना, क्योंकि जितना वॉइस नरेशन उस पाथ सीरीज में करा दिया था उससे अलग आपको नहीं, न्यू पैटर्न का आपको आइडिया लग जाएगा उससे। होमोनिम्स जरूर देख लेना, आप दुनिया भर जमाने की सारी चीजें छोड़ दो, होमोनिम्स मत छोड़ देना, क्योंकि होमोनिम्स में कितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हों, जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को भी आप इजीली हैंडल कर ले जाओगे, तो वो भी जरूर देख लेने आपको। ठीक है, तो रिवीजन और न्यू पैटर्न को इस तरीके से, तो न्यू पैटर्न में क्या है, सीजीएल के पेपर उठाने, नई नई चीजें जिस जिस में आई है, वॉइस में नया आया है वो देखना है, नरेशन में नया आया है वो देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉज, फ्रेज कैसे पहचानते हैं ये मैंने गुरुकुल चैनल पर करा रखा है यहीं पे, तो वो आपको वीडियोस देख लेनी है। इसके अलावा मेरे भाई आपका क्लोज टेस्ट, मैं कहूंगा कि जितना न्यू पैटर्न में था हर एक चीज को हैंडल करना बहुत आसान है, बट क्लोज टेस्ट लिटरली डिफिकल्ट है। उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को भी नहीं समझ आए, ट्रिक्स तो उसके लिए एक ही चीज समझ आई कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो आप क्लोज टेस्ट पे विशेष फोकस करना, सीजीएल में जितने आए थे सबको कर लेना, सीएचएसएल में जितने आए हैं सबको कर लेना, और सीपीओ की आंसर की तब तक आ चुकी होगी वो भी जरूर कर लेना। उसी प्रकार के कुछ कुछ और क्लोज टेस्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ई बुक बना के दे दूंगा, आप उस ई बुक को कर लेना, तो मुझे लगता है कि उससे आपका क्लोज टेस्ट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। इसके अलावा मेरे भाई कंप्यूटर के लिए वेट नहीं करना है कि बाद में करूंगा कब करूंगा, अभी से आपको कर लेना है। ठीक है, टाइपिंग भी आपको डेली करनी है अभी से, कुछ बच्चे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, नहीं, टाइपिंग और कंप्यूटर। पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरे पेपर में अच्छा स्कोर किया लेकिन कंप्यूटर की वजह से फाइनल सिलेक्शन से रह गए, या टाइपिंग की वजह से इवन फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो भैया ये काम आपको नहीं करना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई बार इन चीजों को हम लाइटली ले जाते हैं, तो लाइटली नहीं लेना है। बाकी आपको हाउ टू बी एग्जाम रेडी रहने की जरूरत है। आपको मेंटली अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखना है, प्रेशर जितना ज्यादा रिलीज कर सकते हो रिलीज करना है, और रिलीज करने के लिए कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि यूं ही छोड़ दी जाती है, फेंक दी जाती है। उसके लिए मैं कहूंगा कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट को एक रियल एग्जाम के तरीके से ट्रीट करना सीखो। आप मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम को जब अलग अलग देखते हो ना, तो क्या होता है कि मॉक टेस्ट देते टाइम तो कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई आपको हड़बड़ाहट नहीं होती है, लेकिन रियल एग्जाम में होती है। तो इस चीज से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि मॉक टेस्ट को ही आप रियल एग्जाम मान के दो। उससे क्या है कि धीरे धीरे आपको प्रेशर अब्सॉर्ब करने की आदत हो जाएगी। मॉक टेस्ट के अंदर जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दो, ऐसी ऐसी चीजें मॉक टेस्ट के बीच में कुछ करो जिनसे कि आपके अंदर हड़बड़ाहट हो, जिससे कि जब हड़बड़ाहट मॉक टेस्ट के टाइम पे होगी तो उस हड़बड़ाहट से कैसे निपटना है ये भी आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। जब कोई चीज बार बार हमारे जीवन में होती है ना, तो हम मेंटली उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं, और जब कोई चीज पहली बार हमारे जीवन में होती है ना, तो हम मेंटली उससे निपटने के लिए उतने तैयार नहीं होते। इसीलिए कई बार बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी हम पेपर में जाके सब कचरा कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि मॉक टेस्ट में जितने ज्यादा प्रयोग आप कर सकते हैं, नई नई चीजें कर सकते हैं, वो भी अभी अभी के टाइम में। ऐसा नहीं है कि पेपर से 2 दिन पहले आप प्रयोग करने लग जाओ, अभी जो अगले 10 दिन 15 दिन है, इन 15 दिन में यानी कि इस दिसंबर के महीने में एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट को उस तरीके से लो कि नई नई कुछ कुछ चीजें डालो उसमें। आप ऐसे मॉक टेस्ट निकालो जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो एकदम इररेलेवेंट हो। आप कहोगे क्या फालतू की बात सजेस्ट कर रहे हो, इससे हमारा मोटिवेशन टूट जाएगा। मोटिवेशन क्यों टूट जाएगा?
जब हमको पता है कि ये मॉक टेस्ट हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें इररेलेवेंट चीजें हैं, अगर इररेलेवेंट चीजें हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली स्कोर डाउन आएगा। तो स्कोर डाउन आने से मोटिवेशन नहीं तोड़ना है। वो मॉक टेस्ट हम सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि अगर बाई चांस एग्जाम में कुछ ऐसी चीजें फंसती हैं तो हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करेगा, हम उसको उस चीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही है, बाकी आप लोगों की खुद की कॉल है। तो मैं कहूंगा कि भाई मेंटल प्रिपरेशन और ये एग्जाम रेडी रहना ये बहुत जरूरी है। ये दो इतने क्रूशियल चीजें जिनको अक्सर करके लोग छोड़ देते हैं, पूरी साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंड उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाया जैसे करना चाहिए था। आपने देखा होगा जनरली एक बच्चे की जब एक नौकरी निकल जाती है तो लगातार कई सारे एग्जाम्स उसके निकलते हैं। क्यों? क्योंकि फिर उसके अंदर वो माइंड में वो क्षमता पैदा हो जाती है कि कुछ अगर मुश्किल भी आता है ना तो उसका माइंड कहता है कोई दिक्कत नहीं, अपने पास नौकरी है, खराब होगा तो हो जाए। तो फिर उसका माइंड उस टाइम पे भी काम को मेंटेन कर पाता है, वो कामनेस उसके अंदर रहती है। तो इसीलिए बेसिकली क्या होता है कि वो कई सारे एग्जाम्स क्लियर करता है। और जो बच्चा एक बहुत नॉलेज है लेकिन पेपर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि पेपर में जाते ही बिखर जाता है, उस प्रेशर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो मैं कहूंगा कि इस प्रेशर को आप मॉक टेस्ट के दौरान ही अपने ऊपर डालें, उससे आपको लिटरली बहुत फायदा होगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी तरफ से थे। फिर कहूंगा एक बार बहुत ज़्यादा क्लासेस वगैरह में ना उलझें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं और अच्छे से पढ़ते रहें। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी साइड से अगर आपको कोई क्लास स्पेशली चाहिए, क्लासेस आप सिर्फ वही लें जो कि आपको एक्चुअली में नीड है। कोई क्लास इसलिए नहीं लें कि यार ये मेरे को नीड तो नहीं है लेकिन ये क्लास अच्छी लग रही है तो ले लेता हूँ, नहीं। इस टाइम पे आपको बहुत पर्टिकुलर रहने की जरूरत है अपनी एक एक चीज को लेके। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।